रूसो के राजनीतिक चिंतन के इस तीसरे अंक में हम लोग रूसो के चिंतन के कुछ अन्य पक्षों पर विचार करेंगे। सबसे पहले तो रूसो के चिंतन में जो सत्ता और स्वतंत्रता का संबंध है, फ्रीडम और अथॉरिटी का, जो कि काफ़ी विवादग्रस्त भी रहा है, जिसकी विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से व्याख्याएं भी की हैं। और सेबाइन ने जिसको कहा कि पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, कि स्वतंत्रता का जो द्वंद्व है या जो विरोधाभास है वो क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तीन मुख्य कथन इस संदर्भ में रूसो के उल्लेखनीय हैं। एक कथन से तो हम लोग परिचित हैं, पिछली बार भी मैंने उसका उल्लेख किया था कि सामान्य इच्छा सदैव सही होती है, लोक कल्याणकारिणी होती है। जनरल विल इज ऑलवेज राइट एंड टेंड्स टू पब्लिक एडवांटेज। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा कथन है तार्किक दृष्टि से, और वो कथन है कि जब हम सामान्य इच्छा का पालन करते हैं या जब हम सामान्य इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वस्तुतः हम अपनी इच्छा का ही पालन कर रहे हैं। इन ओबेइंग द जनरल विल मैन ओबेज हिमसेल्फ। और तीसरा जो कथन है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रयास करता है तो उसको बलपूर्वक रोका जा सकता है। Whosoever refuses to obey the general will shall be compelled to do so by the whole body। जिसको दूसरे शब्दों में रूसो ने व्यक्त किया, जो कि बहुत चर्चित उसका वाक्य है, मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब ये जो तीन कथन हैं उनके संदर्भ में हम इस स्वतंत्रता के द्वंद्व को या फ्रीडम और अथॉरिटी को रूसो ने कैसे देखा, इसको समझने का प्रयास करें। रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा, क्योंकि सभी समुदाय के सभी सदस्यों की रियल विल का यानी उनकी श्रेष्ठ इच्छा का समुच्चय है, उसका डिस्टिलेशन है, तो इसलिए सामान्य इच्छा सदैव श्रेष्ठ ही होगी। और इसलिए सामान्य इच्छा सदैव सही भी होगी, क्योंकि हमारी जो रियल विल्स हैं उनका वो डिस्टिलेशन है। तो इसलिए सामान्य इच्छा जो कुछ भी निर्णय करती है, जो कुछ भी आदेश देती है, जो कुछ भी योजना बनाती है, सामान्य इच्छा के आधार पर जो कुछ भी होता है वो हमेशा सही होगा। यानी सामान्य इच्छा के गलती करने की कोई संभावना नहीं। द जनरल विल कैनॉट अर्र, वो कहता है। यानी उसका एक प्रकार से एक मिथिकल, एक डिवाइन कैरेक्टर रूसो बता देता है कि सामान्य इच्छा जो है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ईश्वर से कभी कोई गलती नहीं होती, तो वो उसको ईश्वर तुल्य बना देता है कि जो समुदाय की सामान्य इच्छा होती है वो कभी गलती नहीं करती, उससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, वो सदैव सही होगी, श्रेष्ठ होगी, जन कल्याणकारी होगी, क्योंकि उसकी संरचना इस प्रकार की हुई है कि वो इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकती। और अगर ऐसा है कि अगर समुदाय और दूसरी बात कि उसी सामान्य इच्छा में मेरी भी रियल विल सम्मिलित है, यानी सामान्य इच्छा और मेरी इच्छा एकाकार है, उनमें कोई भेद नहीं। जो मेरी सम्यक इच्छा है, वास्तविक इच्छा है, रियल विल है, वही सामान्य इच्छा में प्रकट होती है। तो इसलिए
जर्नल विल और इंडिविजुअल की विल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ऐसा उसका मानना है। कोई उसमें द्वंद्व, कोई विरोधाभास या कोई संघर्ष नहीं होता, दोनों एक ही दिशा में काम करती। और अगर ऐसा है तो जब हम सामान्य इच्छा के निर्देशों का, आदेशों का पालन कर रहे हैं, जब हम उसके अनुसार चल रहे हैं, तो वस्तुतः हम अपनी इच्छा का ही पालन कर रहे हैं। यानी जो सामान्य इच्छा है वो वस्तुतः क्योंकि मेरी ही इच्छा है, तो इसलिए सामान्य इच्छा का पालन करने से मैं अपनी इच्छा के अनुसार संचालित हो रहा हूँ, तो मेरी लिबर्टी पर, मेरी फ्रीडम पर कोई आँच नहीं आती। यानी एक तरफ तो मैं समुदाय के सदस्य के रूप में विद्यमान हूँ और समुदाय की जो इच्छा है वो सामान्य इच्छा के रूप में प्रकट होती है। उसी सामान्य इच्छा को वो सत्ता का स्वरूप मानता है, उसी को संप्रभु भी मानता है। और क्योंकि उसमें मेरी इच्छा सम्मिलित है, इसलिए सामान्य इच्छा की संप्रभुता वस्तुतः मेरी स्वयं अपनी संप्रभुता है, और इसलिए उसमें कहीं कोई संघर्ष हो, टकराव हो, इसका प्रश्न नहीं उठता। और इसलिए जब सामान्य इच्छा का पालन किया जाता है तो वस्तुतः हम अपनी ही इच्छा का पालन कर रहे हैं। इसलिए सत्ता और स्वतंत्रता में कोई विरोध नहीं होता एक श्रेष्ठ समाज में, सम्यक समाज में। ये द्वंद्व उन समाजों में होता है जिसको वो कहता है जो इलेजिटिमेट पॉलिटिकल सोसाइटीज़ होती हैं, जो अवैध राजनीतिक समाज होते हैं। जैसा कि हॉब्स ने जिस प्रकार के राजनीतिक समाज की परिकल्पना की है, या जिस तरह के वो कहता है कि आज यानी 18वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न देशों में जो भी राज्य हैं वे सब इलेजिटिमेट हैं, अवैध प्रकार के राज्य हैं। तो इसलिए जो अवैध प्रकार के राज्य होते हैं, जो इलेजिटिमेट पॉलिटिकल सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ तो दोनों के बीच एक अपोजिशन है, अथॉरिटी और फ्रीडम के बीच में, क्योंकि वे राज्य सामान्य इच्छा पर आधारित नहीं, वे शासक की इच्छा पर या शासक के शक्ति प्रयोग पर या शासक के बल प्रयोग पर आधारित हैं, या एक वर्ग के हितों पर आधारित हैं। लेकिन वे क्योंकि जर्नल विल पर आधारित नहीं है, इसलिए वहाँ तो ये अपोजिशन और कॉन्फ्लिक्ट रहेगा अथॉरिटी और फ्रीडम के बीच में। लेकिन जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल सोसाइटी होती है, जिसकी स्थापना करना उसका लक्ष्य है, रूसो का जो लक्ष्य है वो ये कि हम एक ऐसे राजनीतिक समाज की स्थापना करें जिसकी वैधता हो, जिसकी नैतिकता हो। तो ऐसे राजनीतिक समाज में जो कि सामान्य इच्छा पर आधारित हो, वो एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल सोसाइटी है, और वहाँ पर फ्रीडम और अथॉरिटी में कोई क्लैश नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता। क्योंकि जब हम अथॉरिटी का भी भाग हैं और एक इंडिविजुअल भी हैं अलग से, साथ साथ हम संप्रभुता का अंग भी हैं, लेकिन हमारी अपनी व्यक्तिगत सत्ता भी है, लेकिन हम जो सामूहिक सत्ता है, जो संप्रभुता है, उसके भी भाग हैं। तो इसलिए दोनों में कोई अंतर्विरोध या कोई द्वंद्व कभी पैदा नहीं होता। इसलिए वो एक बात तो भी ये कहता है कि जब हम सामान्य इच्छा का पालन करते हैं तो हम वस्तुतः अपनी ही इच्छा का पालन कर रहे हैं, और इसलिए सामान्य इच्छा का पालन मेरी स्वतंत्रता को लिमिट नहीं करता है, बल्कि मेरी स्वतंत्रता को एक्सप्रेस करता है, इन्हेंस करता है। आमतौर से जो वो कहता है कि जो विकृत शासन है वहाँ पर राज्य की अथॉरिटी को जब हम सबमिट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लिबर्टी कर्टेल होती है। लेकिन जर्नल विल पर आधारित समाज में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो अथॉरिटी है वो हमारी फ्रीडम को एक्सप्रेस भी करती है, उसको इन्हेंस भी करती है। इसलिए वहाँ सत्ता और स्वतंत्रता का कोई विरोध नहीं। इसलिए जब हम सामान्य इच्छा का पालन करते हैं तो वस्तुतः अपनी ही इच्छा का पालन करते हैं। तो सत्ता भी है और स्वतंत्रता भी है, दोनों के बीच पूरा सामंजस्य है।
जो कि इलेजिटिमेट स्टेट्स में संभव ही नहीं है। फिर वो कहता है कि अब अगर ऐसा है तो फिर अगर कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रयास करता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी ही इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहा है। और अपनी इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रयास करने का मतलब यह है कि वो अपने स्वार्थपूर्ण इच्छा के अनुसार संचालित होना चाहता है, अपनी एक्चुअल विल से संचालित होना चाहता है, अपनी रियल विल से नहीं। और जो एक्चुअल विल है वो क्योंकि स्वार्थपूर्ण होती है, पतनकारी होती है, इसलिए एक्चुअल विल से जो संचालित जब व्यक्ति होता है तो वस्तुतः वो पतन के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। वो वस्तुतः समाज से अपने को काट के देख रहा है और इसकी इजाज़त तो व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये एक अननेचुरल कंडीशन है, एक अस्वाभाविक स्थिति है। क्योंकि जिस समाज के हम अंग हैं और जिस समाज के नियमों में, कानूनों में हमारी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति हुई है, जिसमें मेरी भी रियल विल शामिल है, तो इसलिए अगर हम उसके विरुद्ध जा रहे हैं या उसकी अगर हम उपेक्षा कर रहे हैं तो सामान्य इच्छा हमें बाध्य कर सकती है कि हम ऐसा न करें। और ऐसा करके वस्तुतः वो मेरी स्वतंत्रता को समाप्त नहीं कर रही है, बल्कि वो मेरी स्वतंत्रता की रक्षा कर रही है। हम किसी भ्रम या किसी अज्ञानता के वशीभूत होकर ऐसी चीज़ को करने लग गए हैं जो कि मेरी रियल विल जिसको स्वीकार नहीं करती। तो इसलिए सामान्य इच्छा के विरुद्ध जाना न केवल अस्वाभाविक है, अननेचुरल है, क्योंकि सामान्य इच्छा तो मेरी ही सद इच्छा है, तो उससे भटक जाना वस्तुतः ये आत्मघाती है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। और इसकी अनुमति किसी व्यक्ति को कैसे दी जा सकती है? कोई भी श्रेष्ठ समाज होगा वो तो अपने व्यक्तियों का हित चाहेगा, कल्याण चाहेगा, वो उन्हें आत्मघात कैसे करने देगा? तो इसलिए ऐसी स्थिति में अगर कभी ऐसी स्थिति आए, वो कहता है वैसे ऐसी स्थितियां कोई रोज़ तो आएंगी नहीं जो समाज सामान्य इच्छा पर आधारित है, लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो जो समष्टि है और जो समष्टि की सामान्य इच्छा है वो व्यष्टि को नियंत्रित, निर्देशित और बाध्य भी कर सकती है कि वो अपनी एक्चुअल विल के अनुसार न चले बल्कि जर्नल विल के अनुसार चले। इसी में उसका भी कल्याण है और इसी में समाज का भी कल्याण है। यानी सामान्य इच्छा के विरुद्ध चलने का आशय है कि सोसाइटी से अपने को सेपरेट करके, पृथक करके देखना, जबकि ऐसा है नहीं। ये एक स्वाभाविक स्थिति है। जैसे कोई अंग अपने को शरीर से स्वतंत्र माने, तो ना ऐसा है ना इसमें उस अंग का कल्याण है। तो इस कोई भी शरीरधारी है वो इसकी अनुमति कैसे दे सकता है? अपने ही अंग को नष्ट भ्रष्ट करने या अपने ही अंग को दुर्बल करने की वो इजाज़त कैसे दे सकता है? तो इसलिए सामान्य इच्छा लोगों को बाध्य कर सकती है और ये बाध्यता वस्तुतः हमारी स्वतंत्रता है। ये जो फोर्स का, कंपल्शन का इस्तेमाल कभी अगर करने की आवश्यकता पड़ती है तो ये फोर्स और कंपल्शन हमारी फ्रीडम को लिमिट नहीं करता है बल्कि हमारी फ्रीडम को इन्हेंस करता है, रिस्टोर करता है। तो इसलिए वो कहता है कि अगर यदा कदा कभी ऐसी परिस्थिति आए कि कोई व्यक्ति भ्रमवश या ज्ञानतावश सामान्य इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रयास करे, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण समाज की शक्ति, संपूर्ण समाज की सामान्य इच्छा उसको ऐसा करने से बलपूर्वक रोक सकती है। यहाँ जो बल प्रयोग हुआ है वो उस व्यक्ति के हित में हुआ है,
इससे उसका अहित नहीं होगा, बल्कि इससे उसका हित होगा। तो इसलिए वो कहता है कि रिस्ट्रिक्टिंग लिबर्टी इज़ रियली इंक्रीजिंग इट, कि जब आप ऐसी स्थिति में देखने में तो ऐसा लगेगा कि लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, लेकिन वस्तुतः आप लिबर्टी को इन्हेंस कर रहे हैं, सीमित नहीं कर रहे हैं, उसको रिस्टोर कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। इसलिए, और जिसको हम कोएर्शन कह रहे हैं, बल प्रयोग कह रहे हैं कि व्यक्ति को बलपूर्वक रोका जा रहा है, जिसको हम फोर्स या कोएर्शन कह रहे हैं, वो वस्तुतः कोएर्शन लग रहा है लेकिन वो है नहीं कोएर्शन। जैसे कि माता पिता अपने बच्चे के हित में कभी कभी बल प्रयोग, शक्ति प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अंततः अपने बच्चे का कल्याण ही चाहते हैं। जो बल प्रयोग भी है वो उसके कल्याण में ही है। तो इसलिए जो चीज़ हमें ऊपर से देखने में कोएर्शन लग रही है, वो वस्तुतः कोएर्शन नहीं है, वो व्यक्ति के हित में सामान्य इच्छा का हस्तक्षेप है। इसलिए वो कहता है कि जो कोएर्शन इज़ नॉट रियली कोएर्शन, कि जिसको हम कोएर्शन कह रहे हैं वो कोएर्शन तो है ही नहीं, वो तो एक तरह से सिंपैथी है, पिटी है कि ये व्यक्ति नादानी में ऐसा काम कर रहा है कि अपना ही नुकसान कर लेगा, तो अब इसको कैसे बचाया जाए, वो इस प्रकार की स्थिति है। तो ये जो इस तरह से वो सत्ता और स्वतंत्रता के द्वंद्व का समाधान करता है। आगे चल के आदर्शवादी चिंतन में मुख्य रूप से हीगल ने इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का काम किया, और हीगल का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य भी है, नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टेट इज़ द एक्चुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम, कि राज्य के अतिरिक्त स्वतंत्रता का कोई दूसरा मूर्त स्वरूप नहीं है। यानी जो राज्य कहे वही स्वतंत्रता है। तो यही बात रूसो कहता है दूसरी शब्दावली में, दूसरे तरीके से, कि जो राज्य सामान्य इच्छा पर आधारित होता है, एक सम्यक राज्य सामान्य इच्छा पर आधारित राज्य है, और जो सामान्य इच्छा कहती है वही करने में हमारी स्वतंत्रता है, हमारा कल्याण है। तो वही बात जो कि हीगल कहता है, उसी बात को रूसो ने पहले कह दिया। तो इस प्रकार से, यानी वो एक फ्रीडम का, जिसको राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कहा गया कि फ्रीडम का एक पॉजिटिव कॉन्सेप्शन, स्वतंत्रता का एक सकारात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अब एक अन्य पक्ष है जिसके ऊपर रूसो ने विचार किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, वो ये कि ये तो ठीक है कि जो राज्य सामान्य इच्छा पर आधारित है वही वैध राज्य है, सम्यक राज्य है, लेकिन क्या हर राज्य सामान्य इच्छा पर आधारित हो सकता है? ये प्रश्न उसने उठाया। समय के जो 18वीं शताब्दी के राज्य थे, क्या अगर हम चाहें कि ये राज्य भी सामान्य इच्छा पर आधारित हो जाएं और इसलिए वे भी सम्यक बन जाएं, विकृत हैं लेकिन वे भी एक सम्यक राज्य बन जाएं, लेजिटिमेट स्टेट्स बन जाएं, तो क्या हो सकता है ऐसा? रूसो इससे सहमत नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि सामान्य इच्छा पर आधारित राज्य की रचना करने की कुछ शर्तें हैं, कुछ प्री कंडीशंस हैं। वे कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी, पूरी होंगी, तभी कोई राज्य सामान्य इच्छा के आधार पर संचालित हो सकता है। यानी रूसो ने भी एक यूटोपिया पेश किया है, एक ऐसे राज्य का, श्रेष्ठ राज्य का या आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत किया है प्लेटो की तरह या दूसरे लोगों की तरह, कि जो एक ऐसा श्रेष्ठ राज्य, सम्यक राज्य जो कि सामान्य इच्छा पर आधारित है, वो कैसा होगा, उसकी भौगोलिक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना किस प्रकार की होगी, ये सब कारक, जैसे कि प्लेटो ने लॉज में जो चित्रण किया है
कि किस तरह की डेमोग्राफी होगी, किस तरह की इकनॉमी होगी, किस तरह की सोसाइटी होगी, किस तरह की गवर्नमेंट होगी। तो ये सब कंडीशंस हैं जबकि एक अच्छा राजनीतिक समाज बन सकता है। तो यहाँ पर वो भी मानता है कि कुछ इसकी भी शर्तें हैं। अगर आपको एक सम्यक राज्य की रचना करनी है, एक आइडियल स्टेट की रचना करनी है, उसके लिए आइडियल स्टेट का मतलब है कि वो स्टेट जो कि सामान्य इच्छा पर आधारित हो। तो उसके लिए उसने भी कुछ शर्तें लगाई हैं। तो वो भी एक यूटोपिया बिल्डर है, एक यूटोपिया को वो भी हमारे सामने पेश करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे उसने कहा कि उसी राज्य में वही राज्य सामान्य इच्छा पर आधारित हो सकता है जो कि आकार प्रकार में छोटा राज्य हो, स्मॉल इन टेरिटरी। बहुत बड़े राज्यों में संभव नहीं। बहुत बड़े राज्यों की अपनी जटिलताएं होती हैं, अपनी समस्याएं होती हैं। उनके लिए उनका विस्तार ही एक समस्या बन जाती है। इसलिए वो कहता है कि राज्य ना बहुत बड़े हों ना बहुत छोटे हों, जैसे कि प्लेटो या एरिस्टोटल वगैरह ने भी कहा, बल्कि एक मॉडरेट साइज का स्टेट हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसी तरह से पॉपुलेशन भी मॉडरेट साइज की हो, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी बाधक है सामान्य इच्छा के प्रगटीकरण में, और बहुत थोड़े से लोग हैं तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए राज्य की जनसंख्या भी ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। वही अरिस्तु की बात को दोहराता है कि इतनी जनसंख्या हो कि वो आत्मनिर्भर हो, और इतनी ज़्यादा भी ना हो कि उनको गवर्न करना ही मुश्किल हो जाए, उनको संभालना ही मुश्किल हो जाए। तो अरिस्तु की बात को वो यहाँ पर रिपीट करता है। तो पॉपुलेशन भी मॉडरेट साइज़ की होनी चाहिए। लेकिन केवल मॉडरेट साइज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो एक तीसरी बात पर बहुत बल देता है कि दे शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। वहाँ के जो नागरिक हैं, जो मनुष्य वहाँ के रहने वाले हैं, वे बुद्धिमान, विचारशील और अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर चीज़ों के ऊपर चिंतन करने वाले, चीज़ों की अच्छी जानकारी हो, यानी एक बड़ी एनलाइटेंड सिटीजनरी होगी, तभी सामान्य इच्छा का प्रगटीकरण हो सकता है ऐसे राज्य में। इसलिए केवल क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया नहीं है, क्वालिटेटिव क्राइटेरिया भी है कि थोड़ी सी आबादी हो, मॉडरेट साइज हो, लेकिन वो लोग भी एनलाइटेंड हो, विचारशील हों, सुविचार, ठीक से प्रश्नों को, समस्याओं को, परिस्थितियों को समझते हों और उसमें सही निर्णय ले सकते हों। तो इसलिए एक ये भी वो शर्त मानता है कि जो नागरिक हैं वे वेल इन्फॉर्म्ड हों, वेल एजुकेटेड हो, एनलाइटेंड हो। फिर वो अर्थव्यवस्था के पक्ष के ऊपर भी बहुत ध्यान देता है। वो कहता है कि अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि, जो बात अरस्तु ने भी कही, कि बहुत ज़्यादा ना संपन्नता ना बहुत ज़्यादा विपन्नता, ना इधर टू रिच नॉर टू पुअर, बल्कि लोगों के पास अपनी आवश्यकताओं को भली प्रकार से पूरा करने की अर्थव्यवस्था में गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन लग्जरी इसका वो विरोधी है। लग्जरी को वो कहता है ये तो सभ्यता की विकृति है, भोग विलास, सुख सुविधाओं की बहुत वृद्धि, इससे तो मनुष्य विकृत होता है, मनुष्य में विकार पैदा हो जाते हैं। इसलिए लग्जरी इसका बहुत विरोधी है। हाँ, लोगों को अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की क्षमता अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा धन की वृद्धि या बहुत ज़्यादा धन का अभाव, दोनों ही बाधक होते हैं किसी श्रेष्ठ राज्य की रचना में।
तो इसलिए वो कहता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जहाँ ना ज़्यादा वेल्थ हो, ना ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, लग्जरीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान न दिया जाए, लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों, और फिर उनके पास एक सरकार हो जो कि ठीक से सामान्य इच्छा को कार्यान्वित करती हो, ये गवर्नमेंट हो। हालांकि वो ज़्यादा इस विषय पर प्रकाश नहीं डालता। तो ये उसने संक्षेप में अगर हम कहें तो ये उसने एक यूटोपिया प्रस्तुत किया है। ऐसा यूटोपिया, एक ऐसे राज्य का यूटोपिया जो कि सामान्य इच्छा पर आधारित हो। तो रूसो मानता है कि एवरी स्टेट कैन नॉट बी एन आइडियल स्टेट। खासतौर से अपने समय के राज्यों को लेकर उसकी बिल्कुल निश्चित धारणा थी कि ये राज्य तो विकृत हैं, अवैध हैं, इनमें तो अब ये मॉडल भी उसके दिमाग में था, क्योंकि उसने कहा भी है कि जैसे कि जॉन कैल्विन ने जेनेवा को इसी आधार पर बनाने का प्रयास किया, जहाँ का वो रहने वाला था, जहाँ पर उसका बचपन बीता था, जेनेवा का, स्विट्ज़रलैंड में। तो वो कहता है कि ऐसा काम जॉन कैल्विन ने किया था जेनेवा में। या जैसा वो कहता है कि यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे और वहाँ लोग इकट्ठे होते थे, विभिन्न सार्वजनिक प्रश्नों पर विचार करते थे, नियम निर्माण करते थे, व्यवस्थाएं करते थे, शासन संचालन करते थे। तो वो कहता है कि ऐसी चीज़ें रही हैं और हमें उन्हीं चीज़ों को रिवाइव करना है। तो ये रिपब्लिकनिज़म, ये गणतंत्रवाद रूसो की एक विशेषता है। डेमोक्रेसी का तो वो विरोधी है, ख़ासतौर से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का तो बहुत विरोधी है। लेकिन ऐसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसका कि स्वरूप थोड़ा रिपब्लिकन हो, गणतांत्रिक हो, इसका वो पक्षधर है। मॉन्टेस्क्यू का भी प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। मॉन्टेस्क्यू ने भी जब राज्यों की संरचना का प्रश्न आया है तो मॉडरेशन के प्रिंसिपल को बहुत महत्व दिया है कि मॉडरेट साइज़ होना चाहिए, मॉडरेट पॉपुलेशन होना चाहिए, पैट्रियाटिक लोग होने चाहिए, देशभक्ति का भाव प्रबल होना चाहिए जनता में, तब एक गणराज्य ठीक से चलता है। तो ये मॉन्टेस्क्यू तो उसका समकालीन था, तो स्वाभाविक है कि उसके चिंतन का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता। तो इस तरह से उसने एक लेजिटिमेट स्टेट का या एक आइडियल स्टेट का एक खाका प्रस्तुत किया। लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये कहता है, ये तो सब होनी चाहिए, लेकिन वो कहता है सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि उस राज्य के पास एक लॉ गिवर होना चाहिए, एक ऐसा लॉ गिवर जिसको वो डेमी गॉड कहता है, देवोचित गुणों से युक्त एक लॉ गिवर होना चाहिए जो लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर सके, उनके जीवन को, उनकी दृष्टि को, उनके संस्कारों को शोधित करने का, संवर्धित करने का काम कर सके। ऐसा लॉ गिवर होना बहुत आवश्यक है। ये तो सब चीज़ें हैं ही, ये जो फिज़िकल या इकोनॉमिक फोर्सेस के फैक्टर्स होते हैं ये तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका लॉ गिवर की होती है राज्य की संरचना में। और यहाँ पर भी उसके ऊपर यूनान और रोम के इतिहास का गहरा प्रभाव है। ख़ास तौर से वो स्पार्टा के लॉ गिवर लाइकर्गस का बार बार उल्लेख करता है कि जैसे स्पार्टा की रचना करने में लाइकर्गस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, या जैसे कि जेनोवा को एक नया स्वरूप देने में जॉन कैल्विन की बड़ी भूमिका थी। तो इसलिए वो कहता है कि एक लॉ गिवर होना चाहिए, डेमीगॉड, ईश्वरोचित, देवोचित गुणों से संपन्न, ए मैन ऑफ सुपीरियर इंटेलिजेंस, बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि का व्यक्ति, पैशनलेस, वासनाओं और विकारों से रहित, भविष्यदर्शी, फार साइटेड। और इस तरह से उसने बहुत सारी क्वालिटीज़ एक लॉ गिवर की बताई हैं, जिससे उसका स्वरूप ये वो एक सुपर ह्यूमन उसका स्वरूप हमारे सामने आता है, एक देवोचित स्वरूप, एक डेमीगॉड का स्वरूप हमारे सामने आता है जो उसने लॉ गिवर का स्वरूप चित्रित किया है। तो इस लॉ गिवर के द्वारा जब राज्य का मार्गदर्शन किया जाएगा
तब ऐसे श्रेष्ठ समाज की, श्रेष्ठ राज्य की स्थापना होगी। तो जहाँ उसके यूटोपिया में भौतिक और आर्थिक और सामाजिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई, वहाँ उसने सबसे महत्वपूर्ण स्थान विधि निर्माता को दिया है। और ये विधि निर्माता का विचार, लागिवर का विचार कोई नया विचार नहीं। आप जानते हैं कि यूनान में ऐसे लागिवर्स होते थे, रोम में भी होते थे। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो भी एक लागिवर है। अरस्तु का जो मैच्योर मैन जिसको वो कहता है, परिपक्व शासक, तो वो भी एक लागिवर है। यहाँ तक कि मैकियावेली ने राज्य की इस संस्थापना में जो प्रिंस को रोल मॉडल के तौर से जिस प्रिंस का उल्लेख किया है वो भी लागिवर है। तो ये धारणा सिसरो ने भी इसी प्रकार से उल्लेख किया है। तो ये लागिवर की जो अवधारणा है वो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रबल रही है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में भी ये एक महत्वपूर्ण विचार रहा है। तो रूसो भी इसी प्रकार के एक लागिवर की परिकल्पना करता है कि जिसकी प्रेरणा से, जिसके निर्देशन में, जिसके नियंत्रण में एक आइडियल स्टेट की संरचना होगी। लेकिन फिर वो एक बड़ी अटपटी बात कह देता है, जो उसके कॉन्ट्रडिक्शन हैं वो बार बार सामने आते हैं। वो कहता है कि लागिवर तो ठीक है, वो लोगों को एडवाइस करेगा, मार्गदर्शन करेगा, लेकिन लोग उसकी सलाह को, उसके मार्गदर्शन को अस्वीकार भी कर सकते हैं। साथ साथ वो ये भी कहता है। तो अब ये सब विसंगतियाँ, इस प्रकार की बहुत सारी विसंगतियाँ रूसो के चिंतन में दिखाई पड़ती हैं कि एक तरफ तो वो लागिवर की महत्ता का प्रतिपादन करता है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को इतनी स्वतंत्रता भी देता है कि वे ऐसे सुपर ह्यूमन लागिवर की बात को स्वीकार भी करते हैं, उसको उसके आधार पर काम ना करना पसंद करें। तो अब ये भी एक पक्ष है। तो इस तरह से रूसो ने सामान्य इच्छा पर आधारित एक आदर्श राज्य की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की और स्वयं उसने भी लागिवर का काम किया। हम लोग जानते हैं कि रूसो ने कोर्सिका और पोलैंड के विधि निर्माता का काम किया, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया था। तो वो स्वयं भी एक लागिवर था और कोर्सिका के संविधान की रचना का कार्य किया, पोलैंड के संविधान की रचना का काम किया, और ये दोनों उसकी कृतियाँ हमें मिलती हैं। तो इस तरह से वो केवल विधि निर्माता के सिद्धांत का ही प्रतिपादन नहीं करता, बल्कि स्वयं उसने इस भूमिका का निर्वहन भी किया था दो देशों के संदर्भ में। फिर एक अन्य जो अंतिम महत्वपूर्ण धारणा रूसो की है वो उसकी सिविल रिलीजन की है, नागरिक धर्म या सिविल रिलीजन। ये भी एक रूसो का महत्वपूर्ण विचार है, जो कि 18वीं शताब्दी की जो विचार दृष्टि थी उससे भिन्न था। 18वीं शताब्दी में जो क्रिश्चियनिटी थी वो एक नए रूप में सामने आ रही थी, जिसको डीज़म कहा जाता था। और जो उस समय के 18वीं शताब्दी के ख़ास तौर से फ्रांस के जो विचारक थे, जैसे डी एलम्बर्ट वगैरह, तो ये सब डीस्ट थे। वो एक ईसाई धर्म का एक विशिष्ट प्रकार का बुद्धिवादी एक सिद्धांत है। रूसो जैसे कि अपने युग की बहुत सारी मान्यताओं के विपरीत चल रहा था, तो उसने डीइज्म को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो डीइस्ट भी नहीं था, जो कि उस समय की मुख्य धारा थी, बल्कि धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए या धर्म की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए उसने पैगन रिलीजन का, प्राचीन रोम में या प्राचीन यूनान में जो पैगन रिलीजन था उसको एक प्रकार से रिवाइव करने का प्रयास किया। तो इसलिए जो उसका सिविल रिलीजन है वो पैगनिज्म का ही
एक मॉडर्न वर्जन है, एक आधुनिक संस्करण। पहली बात तो वो ये कहता है कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी यानी जो ईसाईयत थी उसका वो बहुत ही कटु आलोचक रहा, जैसे कि उसके समय के सभी थे। कैथोलिक, खास तौर से जो कैथोलिक धर्म है उसका वो कटु आलोचक था, और उसका कहना ये था कि भाई ये जो कैथोलिक धर्म है ये तो विभाजनकारी है, ये तो व्यक्ति और समाज का विभाजन कर देता है। इसलिए इस कैथोलिक धर्म को मानकर तो कभी सामान्य इच्छा की संरचना हो ही नहीं सकती, किसी सोसाइटी में, किसी स्टेट में कभी जनरल विल इमर्ज कर ही नहीं सकती, क्योंकि कैथोलिक धर्म कहता है कि मनुष्य की दो निष्ठाएं हैं। मनुष्य के एक उसकी निष्ठा संसार के प्रति या राज्य के प्रति है, एक उसकी निष्ठा ईश्वर के प्रति है, और ये जो द्वंद्व है इसमें कैथोलिक धर्म व्यक्ति को हमेशा डाले रहता है। तो इसलिए कैथोलिक धर्म या जो क्रिश्चियनिटी है ये तो डिसयूनिटी और डिवीज़न को पैदा करने वाली है। फिर उसके जो कर्मकांड हैं उनका भी वो आलोचक था ही, जैसा कि 18वीं शताब्दी के लगभग सभी विचारक थे। तो इसलिए वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को, कैथोलिक रिलीजन को अस्वीकार कर देता है, और वो कहता है कि अगर हम धर्म को लाएं तो थोड़ा सा उसको नागरिक स्वरूप में लाएं, यानी धर्म की महत्ता को तो वो मानता है, जबकि एज ऑफ एनलाइटनमेंट के ज़्यादातर विचारक धर्म की महत्ता को बिल्कुल नहीं मानते थे, भौतिकवादी थे, सेक्युलर थे। तो रूसो धर्म की महत्ता को तो मानता है, लेकिन धर्म के परंपरागत स्वरूप को अस्वीकार करता है, रिजेक्ट करता है। वो ये कहता है कि धर्म का इस दृष्टि से महत्व है कि ये इसके द्वारा नागरिकों में श्रेष्ठ गुणों का संचार होता है, उनके अंदर देश के प्रति, राज्य के प्रति निष्ठा की भावना पैदा होती है, अंदर अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की दृष्टि से विचार करने का भाव आता है, और ये सब चीज़ें सामान्य इच्छा के प्रगटीकरण में सहायक होती हैं और राज्य को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती हैं। इसलिए धर्म एक मॉरल फोर्स के तौर से महत्वपूर्ण होता है। ये भी कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मैकियावेली भी पहले ये बात कह चुका था आधुनिक काल में, खास तौर से जब उसने डिस्कोर्स नाम के ग्रंथ की रचना की, जिसमें उसने गणतंत्र की व्यवस्था का प्रतिपादन किया। तो वो भी कहता है कि रिलीजन एज ए सोशल फोर्स इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, उस रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तो रूसो भी कहता है कि एक सोशल फोर्स के तौर से धर्म महत्वपूर्ण होता है, और उसने एक जिसको मिनिमम थियोलॉजी 18वीं शताब्दी में कहा गया, न्यूनतम धर्म, इस न्यूनतम धर्म के कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए कि ज़्यादा देखिए दार्शनिक या कर्मकांडी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मनुष्य के लिए पतनकारी होती हैं, लेकिन यहाँ के कुछ एक सीधी सीधी मान्यताएं हमें माननी चाहिए। उससे व्यक्ति का भी भला होता है, समाज का भी भला होता है, सामान्य इच्छा के निर्माण में उससे मदद मिलती है, उसके प्रगटीकरण में उसमें मदद मिलती है, राज्य के सुचारू संचालन में उससे मदद मिलती है। तो उसने इस दृष्टि से एक मिनिमम थियोलॉजी, न्यूनतम धर्म का प्रतिपादन किया। उस न्यूनतम धर्म के 4-5 सिद्धांत हैं। ईश्वर में विश्वास, फेथ इन गॉड एक है। इमॉर्टेलिटी, अमरता का सिद्धांत, इसको भी मानता है। पनिशमेंट ऑफ द विकेड, कि जो दुष्ट हैं उनको दंड मिलेगा, ईश्वर का कोप उनके ऊपर आएगा, ये दंडित किए जाएंगे। हैप्पीनेस ऑफ द जस्ट, जो न्यायशील हैं, अच्छे लोग हैं, वे आनंद में रहेंगे। जो ओल्ड टेस्टामेंट का कथन है, द राइटियस विल फ्लरिश लाइक द पाम इन द लेबनन, कि जो राइटियस लोग हैं फ्लरिश करेंगे, सुखी रहेंगे, उनका विकास होगा। और सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट था, तो कॉन्ट्रैक्ट की सैंक्टिटी को कैसे मजबूत किया जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट की को मानने के लिए धर्म का भाव और धर्म के द्वारा उत्पन्न नैतिकता का भाव महत्वपूर्ण कारक होता है। तो इन 4-5 चीज़ों को बस आप मानिए, जिसको वो मिनिमम थियोलॉजी कहता है। 18वीं शताब्दी में ये इसी प्रकार की मिनिमम थियोलॉजी का प्रतिपादन हो रहा था। आज भी जो हमारा दौर है उसमें भी बस यहीं तक चीज़ें हैं, इतना ही माना जाता है कि बस इतना समझ लीजिए तो काफ़ी है। तो ये जो मिनिमम थियोलॉजी है, इसी को वो सिविल रिलीजन कहता है। यानी पैगनिज्म की तरह जो रिलीजन है उसके सिविल यूज़ को वो बहुत महत्वपूर्ण मानता है। यानी धर्म को वो उपयोगितावादी दृष्टि से देखता है, यूटिलिटेरियन अप्रोच टू रिलीजन, जो कि ज़्यादातर आधुनिक काल के विद्वानों की, विचारकों की रही है कि अगर धर्म महत्वपूर्ण है तो बस यही है, इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वो पैगनिज्म की कुछ मान्यताओं को, हालांकि वो पैगनिज्म का भी आलोचक था, उसका मानना था कि पैगनिज्म भी युद्धों का कारण रहा, प्राचीन सभ्यताओं में विघटन का कारण रहा, लेकिन वो पैगनिज्म को इस अर्थ में स्वीकार करता है कि धर्म से सिविल सोसाइटी को चलाने में या लोगों के अंदर सामाजिक कल्याण के भाव की वृद्धि करने में मदद मिलती है। तो इस दृष्टि से रूसो ने सिविल रिलीजन की धारणा का प्रतिपादन किया। ये सब रूसो के मुख्य विचार हैं राजनीतिक चिंतन के इतिहास में। अब रूसो का जो जीवन भी और उसका चिंतन भी अत्यंत विवादग्रस्त रहा है। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही और उसके जो विचार हैं वो भी बड़े कंट्रोवर्शियल रहे, क्योंकि उसके चिंतन में बड़ी अस्पष्टताएं हैं, बहुत सारी एम्बिग्युइटीज़ हैं जिनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये विद्वानों के सामने समस्या है। और इसलिए विद्वानों ने अपने अपने तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया। तो बहुत सारी एम्बिग्युइटीज़ हैं, अस्पष्टताएं हैं, जिसके कारण रूसो को बहुत तरीकों से, अनेक तरीकों से इंटरप्रेट किया गया, उसकी व्याख्या की गई। और फिर उसके चिंतन में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अंतर विरोध हैं, जिनके कारण रूसो को स्पष्ट रूप से उसका किसी विषय पर क्या मत है ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यद्यपि रूसो ने तो क्लेम किया, उसने उस समय के एक बड़े विद्वान डी एलम्बर्ट का वो लिखा गया, उसका एक पत्र है जिसमें वो कहता है कि मेरी सारी रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक सिस्टम दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें बिखरी हुई हैं, मेरी सारी रचनाएं एक सिस्टम को प्रस्तुत करती। ऐसा उसने डी एलम्बर्ट को लिखे गए अपने एक पत्र में कहा था। अब वो सिस्टम बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो सिस्टम बनता भी है तो उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत सारे अंतर्विरोध हैं। और इसका कारण भी है। इसका कारण ये है, जो कि सभी अनुबंधवादियों के साथ जो समस्या है, कि उनकी अप्रोच इसेंशियली अनहिस्टोरिकल मालूम पड़ती है, कि जैसे इतिहास से उनको इतिहास का या तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, या ज़्यादा इतिहास में जाने में रुचि नहीं है, या ज़्यादा ऐतिहासिक प्रमाणों पर विश्वास नहीं है। जो भी कारण हो, ये सभी अनुबंधवादियों पर भी बात लागू होती है, हॉब्स के ऊपर भी, लॉक के ऊपर भी, रूसो के ऊपर भी, कि वो अप्रोच थोड़ी उनकी अनहिस्टोरिकल है, इसलिए बड़े स्पेक्युलेटिव हैं, बहुत सारे निष्कर्ष झटके में निकाल लेते हैं और उसको किसी भी प्रकार से तर्क के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।
और फिर वो तमाम प्रकार की विसंगतियाँ उसमें बाद में देखने को मिलती हैं। तो एक तो रूसो के चिंतन में अगर जो बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, स्पष्टताएं हैं, अंतर्विरोध हैं, तो उसका कारण ये है कि वो इतिहास ज्ञान की काफ़ी उपेक्षा करता है, या इतिहास को, जैसा कि आमतौर से आधुनिक काल के विचारकों का दृष्टिकोण रहा है, कि वो इतिहास को बहुत ही सिलेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि दूसरी जो एक समस्या ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया को वो ओवर स्ट्रेस करता है। कायदे से बहुत सारे समीक्षकों का ये मानना है कि रूसो ये सब बातें अनुबंध के विचार का प्रयोग किए बिना भी कह सकता था। जो उसने कहा, जो भी उसके सिद्धांत हैं, उसको किसी कॉन्टेक्चुअल थियरी की आवश्यकता नहीं थी। यानी उनका, जैसे कि मलकोर्ड सिबली ने बात कही कि उस कॉन्ट्रैक्ट तो उसके चिंतन में सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं मालूम पड़ती, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को आधार बनाकर उसने अपने लिए समस्याएं तमाम पैदा कर ली। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए के साथ जो उसका ऑब्सेशन है, या जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट पर उसका ओवर एम्फेसिस है, वो है तो सुपरफ्लुअस, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। प्लेटो अपनी सारी जैसे सामान्य इच्छा का सिद्धांत, इसके लिए सिबली कहते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट की धारणा को पर इसको आधारित करने की कतई कोई ज़रूरत ही नहीं, ये तो अपने में ही एक अलग सिद्धांत बन सकता है। तो ये एक सब पक्ष हैं जो कि प्रारंभ में हमें रूसो के संदर्भ में ध्यान में रखने चाहिए जब हम उसकी आलोचनाओं को देखते हैं, उनके ऊपर विचार करते हैं। अब वो क्या मुख्य पक्ष हैं जिनकी आलोचना की जाती है, इसको हम लोग अगली बार देखेंगे।